ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। वॉक योर टॉक में बहुत इंतज़ार करा देते हैं आप लोग। मैं उस वक्त से कोशिश कर रहा था कि आप लोगों से मिलूं, मगर मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया के इस विलिंग वेज के फेसबुक पेज से आप लोग नज़र नहीं आ रहे थे। बासूरत कुछ इंतज़ार आपकी तरफ से, कुछ इंतज़ार हमारी तरफ से, और ये माबैन जितनी भी दीवारें थीं और जितनी भी रुकावटें थी वो अब दूर हो गई और हम इकट्ठे हैं, हम साथ हैं। मंडे की शाम होती है, अंधेरे जो हैं वो फैलने लगते हैं, शामें जो हैं वो ज़्यादा गहरी होने लगती हैं और ये सर्दियां भी आ चुकी हैं। आज मेरा ख़्याल है 20 नवंबर है और पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी, तो आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पर मैं ज़्यादा बात करना चाहता हूँ वो हैं आपकी फ़ोन कॉल्स। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी फ़ोन कॉल्स आएँ और हम बात करें, मगर मैं आपको तुरा मिसरा देना चाहता हूँ। तुरा मिसरा ये होता है कि अगर आप कोई जो है बैतबाजी कर रहे हो और कुछ शायरी कर रहे हो तो आपको बताया जाए कि उप्स, कुछ ऐसा मुझे अपनी आवाज़ गूंजने लगी, कानों में आने लगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तुरा मिसरा ये होता है कि आपने इस मिसरे से आगाज़ करना है। तो आज के मौजू जो मैं रखना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, और ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मशाक कैमरामैन हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो मुझे कन्फाइन नहीं करेंगे और मेरी मूवमेंट को ख़ुद पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मैं भाग के इधर चला जाऊँ तो उसको पकड़ लेंगे, और अगर मैं भाग के वापस आ जाऊँ, वैसे जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि जो है पतंगबाजी के शौकीन ये सोच रहे थे कि फरवरी के महीने में जब पाला उड़ंत हो जाता है तो आई बसंत के नारे लोग लगाते हैं। और आज मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ रहा था कि आपके ख़्याल में क्या लाहौर में जो है पतंगबाजी होनी चाहिए या नहीं। तो मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह मुझे भी किसी डोर से पकड़ा हुआ है किसी ने, एक जिस तरह गुड्डा नहीं होता उसको डोर से बांधा होता है, तो मुझे भी कुछ एहसास इस तार से बंधे हुए ऐसा ही हो रहा है। वैसे अच्छी बात है, हमें ज़िंदगी में किसी न किसी से बंधा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आज जो मौजू है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को भी दावत देता हूँ, नंबर एक दफ़ा फिर से आपको बताता जाता हूँ, 0300 8420270 हमारा नंबर है। ताल्लुक़ कुछ लोग जो हैं वो जोड़े रखते हैं, कुछ लोग ताल्लुक़ तोड़ देते हैं। तो ये जो ताल्लुकात हैं इनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये ताल्लुकात जोड़ना, कता ताल्लुक़ कर देना, सिला रहमी करना, इसके मुतालिक आपका क्या ख़्याल है? और आजकल की दुनिया में जहाँ पे हम बहुत सी बातें करते हैं उसमें आपको क्या लगता है कि ताल्लुकात जोड़ना और उनको जोड़े रखना, और ताल्लुकात की इक़साम पे भी हम बात कर सकते हैं, और एजुकेशन पे भी मैं बात करना चाहूँगा कि कोई भी काम हो उसमें एक तालीम का जो अंसर है वो कितना अहम है। और आपके ख़्याल में तालीम क्या होती है? ये जो दोनों बातें हैं, तालीम और ताल्लुकात, इनको हम मिल बांट के, जोड़ के हम इनके मुतालिक बात करना चाहेंगे। और जैसे मैंने आपको फ़ोन नंबर बताया 0300 8420270। प्रोग्राम के आगाज़ में जब ताल्लुक़ की बात हम करते हैं तो सबसे पहले हमारा ताल्लुक़ ख़ुद से होता है। कभी आपने ये गौर किया, आपने सोचा कि हमारा अपने आप से भी एक ताल्लुक़ है? और कई मरतबा हम जो है अगर अपने आप से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ कर लें, ऐसा गहरा ताल्लुक़ कर लें जिसमें हम ये सोचने लगें कि सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत, सबसे ज़्यादा तरजीह मैं अपनी ज़ात को दूँगा और दूसरों को इससे पीछे हटा दूँगा, यानी कि इसको साइकोलॉजी की, नफ्सियात की ज़ुबान में नरगसियत कहते हैं। इसको कहते हैं कि नार्सिसिज्म। नार्सिस्ट एक साहब थे, पता नहीं यूनानी देवता थे या यूनानी मिथोलॉजी में थे। वो जब पानी में अपना अक्स देखते थे तो मबहूत हो जाते थे, हैरान हो जाते थे कि एडा सोना मैनू रब ने बनाया, दिल करे देखता रहा। वो पानी में अपना अक्स देखते रहते थे, घंटों गुजर जाते थे और उनकी आंखों में अपने अलावा कोई भी भाता नहीं था। इसको कहते हैं नरगसियत, यानी कि नार्सिसिज्म। अपने मुताल्लिक आपने आपको सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत देना। एक तो ये है, एक एक्सट्रीम इसकी ये है कि अपने आप को बिल्कुल परवाह ही ना करना, बिकमिंग अ डोर मैट,
यानी कि लोग आपको रौंदते हुए चले जाएं, लोग जो हैं वो आपको पायदान की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लोगों को आप सब की परवाह करें मगर आपकी कोई परवाह ना करे, आप ख़ुद की भी परवाह ना करें, तो ये भी कुछ गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम एक गॉसियन कर्व बनाएं और हम उसमें देखें कि ये मिडल में इफ़ इट इज़ द नॉर्म, और जूं हम नॉर्म से हटते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो एक्सट्रीम्स आ जाएंगी। मसलन एक एक्सट्रीम ये होती है कि बीइंग टू मच इनटू योरसेल्फ, एक एक्सट्रीम ये होती है कि नॉट केयरिंग फॉर योरसेल्फ एट ऑल, बट समवेयर अलोंग द लाइन द मॉडरेशन इन द मिडल ऑफ द रोड, दैट कुड बी द रियल थिंग, दैट कुड बी द गुड थिंग। तो एक बात तो ये मुझे यार ये लग रहा है कि फ़ोन जो है ना इसको ज़रा चेक करें, इस पर फ़ोन वगैरह करके। सुहेल भाई ज़रा इधर आना। अच्छा हसान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे कॉल्स जो हैं वो मैंने 2 दफ़ा कहा है और अभी तक क्योंकि जो कॉल्स आई नहीं, तो देखिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चाय का कप भी मुझे पकड़ा दीजिए अगर बुरा न माने, अगर तू बुरा न माने। आपको ज़्यादा करीब आ जाएं तो कुछ परेशानी तो नहीं होती? कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ज़्यादा जब डिस्टेंसेस कम हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। दे हैव देयर ओन स्पेस, एक कंफर्ट जोन होता है हर शख्स का। ऑल गुड है, तो फिर खुद ही करके देखें फ़ोन। अगर कोई और फ़ोन नहीं करता तो हम ही एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। मुझे आवाज़ तो आए फ़ोन करने वालों की, क्योंकि फ़ोन कर तो रहा है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि एक तो एक्सट्रीम ये हो सकती है कि हम ख़ुद को बिल्कुल तवज्जो ना दें, और एक एक्सट्रीम ये हो सकती है कि हम ख़ुद पर इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दें। वो कहते हैं कि खुदा ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। सो अपने साथ ताल्लुक़ को हम बाद में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। एक ताल्लुक़ जो है वो ख़ुद से हो गया, एक ताल्लुक़ जो है वो ऐसे ही है ना कि फ़ोन नहीं आ रहा, शायद प्रॉब्लम आ रही है ना। हम ऐसा करते हैं कि नाज़रीन थोड़ी देर में पलट के आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम ये मसला हल करेंगे कि फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं आ रही, कुछ सिम का प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि आई वांट टू बेस दिस प्रोग्राम on your phone calls. I want to take the maximum calls. Yet the focus of our discussion today is going to be about the relationships, and the relationships that we have with self, the relationship that we have upwards with God, and the relationship that we have with each other around us, and the relationships, why they are going bad. The family relationships, why people feel distant, how we can improve ourselves, how we can look inwards, how we can look outwards. We are going to discuss this milieu, this whole thing, and moreover we are going to talk about education, how we can educate ourselves better about all the various kind of relationships. मिसाल के तौर पे वर्क प्लेस में अगर हम एक्सेल करना चाहते हैं और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अपने कोलीग्स के साथ कैसे होने चाहिए, बॉस के साथ कैसे होने चाहिए, सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे होने चाहिए। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे टीचर्स के साथ हमारा अच्छा लाइजोन हो, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अगर हम जाते हैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं, कोलीग्स जो हैं, जिनके साथ हम एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ हम मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं। अगर हम घर की सूरत हाल में हैं, घर की चारदीवारी में हैं, हमारे पास हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बच्चे हैं, जिस भी एज ग्रुप से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे दादा दादी हैं, खाला खालू हैं, या जो भी हमारा चाचा है, कोई भी रिलेशनशिप है, उनके साथ हम बेहतरीन रिलेशनशिप बनाएं तो कैसे बनाएं। उसके बाद हम वर्क प्लेस के बाद हम जब मार्केट प्लेस में जाते हैं, अगर हम सेल्स पर्सन हैं, तो ये जो सारे मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलू हैं और शोबे हैं, इनमें हम अपने ताल्लुकात को क्यों बेहतर बनाएं। पहली तो बात ये है कि भाई इतनी चट्टी क्या पड़ी है, इतनी मुसीबत क्या है कि हम इनको इतना बेहतर बनाएं। क्या आपको ये लगता है, कभी आपने सोचा है कि जिस शख्स के ताल्लुकात का दायरा बड़ा वसी हो और उसका दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, उसको जो है कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी हों, उसका जो है दूसरों के ऊपर कोई जो है रवाबित बढ़ाने में वो अच्छा रोल प्ले कर सके, तो डू यू थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस। मैं एक बार फिर से आपको नंबर बताता हूँ, 0300 842 3942। नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमने अपना जो नंबर जिस पे हम
अमूमी तौर पे प्रोग्राम में कॉल्स लेते हैं उसको चेंज किया है और ये दूसरा नया नंबर है, तो मे बी बात करने में, फ़ोन करने में आपको कोई दिक्कत पेश आ रही हो। हियर इज़ अ कॉल, देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट ठहर जाइए, मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका जो है स्पीकर, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कई चीज़ें जो हैं फरी फुई वो आसानी से दस्तयाब नहीं होती, उनके लिए हमें तगो-दो करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, और जो है एट दैट स्पर ऑफ द टाइम, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ख़ास उस वक्त मैनेज करना पड़ता है। तो जब हमें नए चैलेंजेस का सामना हो, नई चीज़ों का सामना हो, तो उनके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ये भी एक महारत है। तो ये जो अमूमी तौर पे आप जिस नंबर पे फ़ोन करते हैं वो ऐन वक्त पे हमें जो है दागे मुफारकत दे गया, और उसमें कुछ पता नहीं क्या मसले, कहते हैं कि उसका जो है बैलेंस सही नहीं था, कोई बैलेंस के मसाइल हो गए थे उसको। तो आप बताएं, हाउ इज़ योर न्यू वीक स्टार्टिंग, हाउ वाज योर वीकेंड, एंड हाउ आर योर रिलेशनशिप्स, एंड हाउ डीपली यू बिलीव इन रिलेशंस। काफ़ी सारे सवाल कर दिए मैंने। अच्छा, वन बाय वन मैं जवाब देती हूँ आपको कि मेरा वीकेंड अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है कि जैसा मैंने प्लान किया हुआ था वैसे ही गुजरा जी, और वीक का आगाज भी मेरा अच्छा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। आज काफी बिजी दिन था लेकिन प्रोडक्टिव डे था, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपना जो मैं रिज्यूम करना चाह रही थी अपने रूटीन में कुछ चीजें, वो आज मैंने कर ली है। एक्सरसाइज समेत। एक्सरसाइजेस करती हैं आप फौजियों की तरह? हेलो हेलो हेलो, एकदम आवाज़ गुम हो गई। भाई ये फ़ोन भी तो नहीं बंद हो गया? हाँ, 50% से ज़्यादा, मगर कॉल एंड हो गई है। आप दोबारा कॉल कीजिए और हम बात का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से पहले बात हो रही थी। मैंने आपको जैसे कि नंबर अभी मुझे भी ज़ुबानी याद नहीं हुआ, 0300, ये पर्ची सिस्टम आपको पता है वहाँ पे काम आता है जहाँ पे कोई और चीज़ काम नहीं आती। 8423942, यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं 0300 8423942। वंस अगेन द कॉल इज़ हेयर। मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं सच समझाऊं तो आज इस पर आपका फोन जवाब दे गया। एजाज भाई, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे फोन को हुआ क्या है। उसमें से एक अजीब सी आवाज आई है और उसके बाद जो है ना वो आपकी आवाज गायब हो गई है, और वो एक जैसे मेरे ऑफिस वाले कंप्यूटर में से आवाज आती है वैसी आवाज मुझे इसमें से आ रही है। पहली तो मैं ये दुआ दूंगा कि अल्लाह करे कि आपका फोन दोबारा चल पड़े और शहीदों में उसका नाम ना लिखा जाए। और पहले ही मेरा बड़ा खर्चा हो चुका है, आपको पता है। अभी कुछ ऐसा पहले मेरा फोन टूट फूट गया था। हेलो यार, ये मैं आपको सच बताऊं, ये दूसरी दफ़ा लाइन कट गई। मुझे लगता है इसका भी फ़ोन का भी कोई मसला है। हेलो, ये देखें ना आप, ये ज़रा फ़ोन लीजिए, इसको चेक कीजिए, रिजवान भाई को दीजिए ये फ़ोन को, देखें कि इसमें क्या मसला है, हर थोड़ी देर बाद क्यों जवाब दे देता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि रिलेशनशिप्स आर सो वेरी इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे अभी हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हमारा फ़ोन के साथ एक रिलेशनशिप है। अगर वो फ़ोन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी उसके साथ तवक्कुआत हैं, उनको पूरा नहीं करता तो फिर ये रिलेशनशिप वीक पड़ जाता है। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन हो, हमारा राब्ता जो है बिल्कुल सही तरीके से बहाल हो। जब ये चीज़ें पूरी नहीं होती तो मसाइल होने लग जाते हैं और हमें इसकी जो है प्रॉब्लम होती है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन जो है, अच्छा इसको अगर आप वाइब्रेशन पे कर दें, आवाज़ ख़त्म कर दें और इसका जो वॉल्यूम है वो टोटली अप कर दें तो मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी है कि इसको देख लें कि ये क्यों कट जाती हैं कॉल्स। तो इसमें हमें देखना होता है रिलेशनशिप्स में कि हमारी तरफ से क्या चीज़ें हैं जो
अहमियत रखती हैं। हम किसी को कोई बात कहते हैं तो उसका असर उन पर क्यों नहीं होता या किसी पर असर क्यों होता है। सो व्हाट इज़ दिस ब्रिज, ये ऐसा पुल क्या होता है जिसकी वजह से हमारे कुछ लोगों के साथ जो है केमिस्ट्री, ताल्लुक़ जो है बहुत ही गहरा और बहुत ही बेहतरीन होता है, जबकि दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ जो है वो हमारा इतना अच्छा और इतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये जो बात है इसको भी हमने जहन में रखना है। जी है कॉल या नहीं है? लाइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अब दूसरी मर्तबा क्या किस्सा हुआ? एजाज भाई मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या है। इस दफा तो मैं लैंडलाइन से कॉल कर रही हूँ। अब हो सकता है कि हमारा ये जो नया सेट हो इसमें अभी पता चल जाएगा, इसमें कोई टाइम हो कि इतनी देर तक, जैसे होता है ना कि फ़लाँ शख्स से या फ़लाँ जगह पे अगर कोई पीरियड चल रहा है, कोई जो है लेक्चर हो रहा है तो वो 20-25 मिनट बाद घंटी बज जाती है और वो कहते हैं इससे ज़्यादा बात नहीं हो सकती। तो हो सकता है ये हमारी कम्युनिकेशन भी कोई टाइम बार्ड हो। जैसे हमारे हॉस्पिटल में जब वहाँ से हम किसी को कॉल करते हैं तो 6 मिनट्स बाद कॉल ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। बस हमने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, मगर आज लग रहा है या कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा है। अच्छा जी, तो हम आपके पूछ रहे थे, आप अपनी एक्टिविटीज़ बता रही थी हमें। जी मैं बता रही थी कि वीक मेरा अच्छा स्टार्ट हुआ है। आज का दिन प्रोडक्टिव था, काफ़ी बिजी था। और उसके बाद जो है इवनिंग आपके प्रोग्राम में तो फिर ज़ाहिर है वीक अच्छा ही मेरा स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा रिलेशनशिप्स के बारे में आप पूछ रहे थे। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो ज़िंदगी में उनकी अहमियत इतनी है, और अगर मैं एक स्टेटमेंट दूँ, एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दूँ कि हमें अपने आप को रिलेशनशिप्स के बारे में एजुकेट करने की ज़रूरत है, और दूसरी मैं ये बात कहूँ कि हमारी ज़िंदगी की कामयाबी का और ख़ुशी का दारोमदार बहुत ज़्यादा इस बात पे है कि हमारे अपने साथ और दूसरों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो आप बात कर रहे थे पहले प्रोग्राम में कि सेल्फ लव की बात आप कर रहे थे कि वो मॉडरेशन में होना चाहिए। बहुत ज्यादा होगा तो वो नार्सिसिज्म में आ जाएगा, और कम होगा तो फिर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होंगे। तो उसमें जो है ना मॉडरेशन वाकई बहुत जरूरी है। और इसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक टर्म होती है जो यूज होती है कि अपने आप को, अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करे। पहले तो इंसान अपने साथ अपना रिलेशनशिप इंसान को पहले देखना चाहिए। ज़रा सा और एक्सप्लेन कीजिए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से क्या मुराद है और अपने पोटेंशियल से क्या मुराद है। देखिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई एबिलिटीज दी होती है। हर इंसान को दी होती हैं? हर इंसान को। देखिए, जरूरी नहीं है कि एकेडमिकली एक्सेल कोई बंदा कर रहा है तो वही दुनिया में जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है। आप कोई भी वर्कर देख सकते हैं जो अपनी फील्ड में काम अच्छा कर रहे हैं। कोई टेक्निकल काम कोई बंदा कर रहा है, वो अगर उसमें एक्सेल कर रहा है। अब जैसे आप शेफ्स को देख लें, वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड ना भी हों, लेकिन कुकिंग में वो इतने जबरदस्त और ऐसे वो रेसिपीज बनाते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। इसका तो मतलब ये है कि हमें सबसे पहले तो ये पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी स्किल्स, कौन सी ऐसी देखिए ना, दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि हमारी जिस तरह परवरिश हुई तो हमने अपने इतराफ़ से, इन्वायरमेंट से कुछ सीखा, और एक कुछ ये भी हो सकता है कि जेनेटिकली हमारा किसी एक तरफ रुझान बहुत बेहतर हो। बिल्कुल। तो इसको पहचानने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। देखिए एजाज भाई, बात यह कि पहले तो हम अपने पोटेंशियल को डिस्कवर करें और डिस्कवर करने के बाद उसको पॉलिश करें। अच्छा। खाली पोटेंशियल एक इंसान में हो और वो उसको पॉलिश किए बगैर ऐसे ही बस लगा रहे। कौन सी पॉलिश आपके ख्याल में बेहतर रहेगी? कीवी, चेरी, कौन सी वाली? कीवी तो बिल्कुल ना लगाएं। कीवी लगाएंगे तो फिर कौवा बन जाएंगे। अच्छा। फ्लीट्स के ऊपर जो व्हाइट पॉलिश मारते हैं वो? कार्स के ऊपर जो पॉलिश मारते हैं ना, वो जो शाइनी हो। वो मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, लेकिन अक्सर ये लोग, मेरे घर वाले जो है ना, गाड़ियों के ऊपर वो रगड़ रहे होते हैं पॉलिश। ये देखिए, ये इस तरह ऐसे करके। अच्छा, आप बता रही थी कि अपनी जो आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको डिस्कवर करें और पॉलिश करें। डिस्कवर करें और पॉलिश करें, और उसके बाद उस पे फिर
फिर आगे आप काम करेंगे तो। अच्छा मुझे ये बताइएगा फरी कि कई दफ़ा हमें खुद उसको डिस्कवर करने में और पॉलिश करने में प्रॉब्लम होती है। हमें कई करियर काउंसलर्स चाहिए होते हैं, हमें कोई मेंटर्स चाहिए होते हैं, कुछ अपने से बड़े चाहिए होते हैं, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके अंदर ये कुछ सलाहियतें हैं जिनको आप बरूए कार ला के अपने आप को बेहतर निखार सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे यंगस्टर्स आते हैं जो हमसे आके पूछते हैं कि आगे हम कौन सी फील्ड सिलेक्ट करें, फिर हम उनका एक जो ब्रीफ सा इंटरव्यू लेते हैं उसमें हमें अंदाजा हो जाता है कि इस बंदे की किस तरफ इंक्लिनेशन है, फिर उस साइड पे हम उसको गाइड करते हैं। और जैसे अगर एक बंदा है वो फिजिकल एक्टिविटीज में उसको बहुत ज्यादा शौक है, गेम्स में, अभी कुछ ऐसा पहले मेरे पास एक पेशेंट वार्ड में एडमिट था जिसके फादर उसको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कि कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो लड़का है वो कहता है कि नहीं, मैं जो हूँ ना पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरा एम है कि मैं आर्मी में जाऊँ। फिर इस सिलसिले में उस लड़के का इंटरव्यू जब मैंने डिटेल में किया तो वाकई उसमें पोटेंशियल था, तो फिर मैंने उसके फादर को साथ बिठा के उनको काउंसिल किया कि बच्चे पे उसकी एबिलिटी से ज्यादा बोझ आप ना डालें, इसका थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट है, ये पढ़ाई से ज्यादा ये फिजिकल एक्टिविटीज, ये जैसे आर्मी की एक टफ लाइफ है उसके लिए ये बच्चा फिट है, तो इसको उस साइड में करें आप। अच्छा फरी, एक बात और भी मैं जो है आपसे करना चाहूँगा कि हमसे कई मर्तबा कोई चीज़ उस वक्त नहीं हो रही होती और हम अपना मवाजना या हमारे पेरेंट्स हमारा मवाजना हमारे कज़न से कर रहे होते हैं, किसी दोस्तों से कर रहे होते हैं, किसी और से कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स के भी कुछ ख्वाब होते हैं और वो ख्वाबों को कई दफ़ा सच होते देखना चाहते हैं अपनी औलाद में, और तो अपना मवाजना या कंपैरिजन हमें ख़ुद दूसरों से करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए, और हमारे पेरेंट्स को कंपैरिजन हमारा करना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि कंपैरिजन नहीं करने चाहिए, वहाँ से बच्चा जो है ना उसकी सेल्फ एस्टीम डैमेज होके रह जाती है। सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ है? देखिए उसकी बच्चे की एक अपने बारे में जो उसकी सोच है, जो अपने बारे में वो सोचता है, उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सब शटर होके रह जाता है। अगर उसके घर वाले उसको कहें देखो तुम्हारा भाई जो है वो तो इतने अच्छे नंबर ले रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ सकते, वो तो मेडिकल में जा रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते। अब आज एक ऐसा बच्चा मेरे पास एडमिट है वार्ड में जो कि उसका भाई एफएससी प्री मेडिकल कर रहा है जी, और उसके पेरेंट्स इसको भी ये करवाना चाह रहे थे लेकिन ये नहीं कर पा रहा, इसने फिर स्विच किया है एफएससी प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग में, और अब जो है शुक्र है उसके पेरेंट्स कन्विंस हो गए और उन्होंने बच्चे को अलाउ किया कि वो स्विच कर ले मेडिकल से इंजीनियरिंग की साइड पे। ठीक। अब हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चे का पोटेंशियल नहीं है, लेकिन हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि जी बच्चा हमारा डॉक्टर बने। मुझे फरी एक वाकया याद आ गया, बात हम आगे वहीं से चलाएंगे। एक दफ़ा एक दीवार थी, दीवारें चीन से भी बुलंद, और एक सड़क थी, उस सड़क से कुछ मेंढक जो थे वो गुजर रहे थे, तो वो मेंढक जब गुजर रहे थे तो आगे दीवार आ गई। अब उन्होंने दीवार पे चढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वो पीछे हटते तो सड़क के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही थीं, लोग गुजर रहे थे, वो उन गाड़ियों के टायर के नीचे कुचले जाते या लोगों के पांव तले रौंदे जाते, तो वो मेंढक जो है काफ़ी तादाद में फुदकते फुदकते दीवार तक पहुंचते थे। जब वो दीवार तक पहुंचते थे तो वो दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू करते थे। दीवार बहुत ही बुलंद थी, दीवार बड़ी फिसलन थी दीवार के ऊपर, और जो है लोग जो है वो चीख रहे थे, बोल रहे थे कि देखो ये जो सब्ज़ रंग का, गहरे सब्ज़ रंग का टर्राता हुआ मेंढक है, ये नहीं ऊपर जा सकेगा, ये गिर जाएगा, ये जो छोटा सा पिदकू सा मेंढक है ये गिर जाएगा। और कोई किसी के लिए कुछ कह रहा था और कोई किसी के लिए कह रहा था, बल्कि कुछ लोग उसके ऊपर पानी भी दीवार पे फेंक रहे थे ताकि ये स्लिप होके गिर जाएं। और जिसके जो दिल में समारी थी, एक मेंढक उन 50 या 100 या 200 या 500 या 1000 मेंढकों में से एक मेंढक था जो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके सिरकता हुआ वो जो है दीवार से ऊपर जा रहा था। कोई मेंढक जो इधर गिर रहा था, कोई मेंढक को कोई जो है वो गिर रहा था। तो ये एक मेंढक चलते चलते आखिरकार उस दीवार के टॉप पे पहुंच गया। मैं आपको वजह बताऊं मेरे ख्याल में क्या हो सकती है? वो भी मैं आपसे पूछूंगा वजह,
मगर वो दीवार को जब टॉप पे पहुंच के उसने सर कर लिया, पार कर लिया, तो मैं जो है आपसे भी पूछूंगा। तो उमैर हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, ये मेंढकों में तकरीबन पीएचडी कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, जब ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट थे तो ये अक्सर मेंढक डाइसेक्ट करते थे, और इनका सबसे मेंढकोलॉजी के ये समझ लीजिए कि एक्सपर्ट हैं, और इनको आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर मेंढकी को ज़ुकाम हो जाए तो कैसे उसको दुरुस्त करना है। तो ये इनका फेवरेट मेंढक जो है उसका नाम था राना टिग्रियाना। अच्छा। हाँ, और उसकी राना टूंगा तो चला गया था ना श्रीलंका में, उसका तो खाना टूंगा हो गया। तो इनसे पूछते हैं उमैर, आप बताइए कि ये जो मेंढक जिसने सबसे ऊपर चला गया और क्रॉस कर ली दीवार, उसके पास राज क्या था जो दूसरे मेंढकों के पास नहीं था? उसके पास कान नहीं थे। यही बात था, वो बेस्ट था। तो आपने देखा कि जिस बंदे ने मेंढकों पर रिसर्च की हो उससे बात छुपी नहीं होती। मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे पता मगर आपको भी अंदाजा था। तो फरीफ हुई, आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताएं, और उमैर ने तो बता ही दिया कि कान न होने से भला उसको क्या फायदा पहुंचा कि वो उस दीवार पर चढ़ते चढ़ते दीवार पार कर गया। सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जो लोगों में क्रिटिसिज्म था, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं था, वो जो है उसके लिए एक किस्म की हर्डल बन रहा था बाकी मेंढकों के लिए, जो बेचारे बार बार सुन के वो डिसहार्ट होके स्लिप हो जाते थे। तो ये क्योंकि सुन नहीं पा रहा था और ये अपनी एफर्ट लगा रहा, नेगेटिविटी इसकी तरफ पहुंची ही नहीं, इस वजह से ये ऊपर निकल गया। इसका मतलब ये है कि हमें ज़िंदगी में किसी भी रास्ते पे चलें बहुत मुश्किलात का सामना होता है, हमें ढीठ बन जाना चाहिए। ढीठ। मैंने इसको इतना कहा उमैर को, मैंने कहा यार शादी ना कर, शादी ना करना। तो ये कहता है कि मैं वो मेंढक हूँ जिसके कान ही नहीं है इस बात के लिए। तो कहता है आप जो कहना चाहते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कान नहीं है तो। हाँ, इनको बहुत ही फायदे हैं। वो शादी के बाद भी अगर ये जारी रखें और सुने ही ना, हर सुनी को अनसुनी कर दें, तो इनकी लड़ाई नहीं कभी होगी, है ना? ये बात तो है। मगर ऐसे भी हैं लोग, वो अगर उनकी बात ना सुनी जाए तो वो रुमाल जो है ना, जो बात नहीं सुनता उसके इस कान में से रुमाल डालते हैं और दूसरे में से यूँ निकाल लेते हैं, और फिर यूँ करके कहते हैं आप बात समझ आई है या नहीं समझ आई। तो फरीब, ये बात जो हम कर रहे हैं बड़ी अहम है कि कई मरतबा हम कंपैरिजन करते हैं, लोग हमारा मवाजना करते हैं, हम ख़ुद लोगों से कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, तनकीद हम पर बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग बाल्टियाँ भर भर के तनकीद की हम पे डालते हैं, और उससे जो है हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, हमारी ख़ुद एतमादी, हमारा जो अपनी ज़ात के मुतालिक एक यकीन होता है वो मजरू हो जाता है, हम छोटा महसूस करने लग जाते हैं, और उससे हम वो अचीव नहीं कर सकते जो पोटेंशियल हमारे अंदर होता है। और हर शख्स अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि अगर क्लास हो, हसन साहब, एक क्लास में हसन साहब भी जाते रहे, वहाँ पे गुलहरी और मछली और भालू और चीता और इस तरह के बड़े छोटे छोटे सारे बच्चे आए हुए थे। याद है हसन, आप जिस क्लास में पढ़ते थे? तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है गुलहरी है, ये तो बड़ी एक्सपर्ट है। उसको उन्होंने कहा फरीफ हुई कि आप जो है ना स्विमिंग करके दिखाओ, तो बिल्कुल फेल होगी। स्विमिंग में गुलहरी वाज नॉट दैट गुड। मछली को उन्होंने कहा आप दरख्त पे चढ़ के दिखाओ, तो हाँ, मछली फेल होगी क्योंकि वो बेचारी तो नहीं कर सकती। मछली फेल हो गई। भालू को कहा कि आप जो है ना शहद का सामने छत्ता है ज़रा लेके आओ, वो जल्दी से गया, यूं करके ऊपर चढ़ा और शहद के छत्ते में से गपड़ करके शहद खाने लग गया। तो उन्होंने बड़ी तालियां बजाई कि भाई देखो इसको जो काम कहा इन्होंने कर दिया। और जो चीता था उसको उन्होंने कहा कि तुम जो है ना स्लो टॉर्टोइस से भी स्लो चल के दिखाओ। अच्छा। और टॉर्टोइस को कहा कि तुम जो चीते की तरह कुलांचे भरते हुए जाओ। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब मुख्तलिफ हैं, और अगर टॉर्टोइस को आप पानियों के अंदर छोड़ दें
तो वो अपना बड़ा बेहतरीन स्विमिंग करके आपको दिखा देगा। मैंने देखा था पिंकू को आपने देखा था, और जब पिंकू जो है उसका आपने ख्याल किया और कुछ नहीं किया तो फिर पिंकू खुद ही मर गया, शर्म से मर गया वो। असल में वो जो है ना शर्म से मरा था। क्या शर्म बेचारे को, उसको शर्म इतनी आई, उसने कहा कि देखो टूथब्रश से उसका शेल साफ कर करके तो समय उसको नहलाती थी। यही तो बात है कि अगर आप उसको नेचर के स्पुर्द कर देते, और उसके जो है टूथब्रश से, आपको पता है टूथब्रश से उसको इतनी गुदगुदी होती थी, इतनी गुदगुदी होती थी कि जिसकी वजह से वो उसको शर्मिंदगी और शर्म से वो मर गया। भाई आप एक बात अभी यकीन नहीं करेंगे, काश मैं आपको दिखा सकती। इस वक्त मेरे हाथ में एक टर्टल है। आपके हाथ में भी एक टर्टल है? मेरे हाथ में है, और ये मैं आपको ना इसकी पिक्चर अभी, मगर वो जिंदा नहीं है ना एजाज भाई? ये अब जिंदा मुर्दा को छोड़े, लेकिन मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर करूंगी। ठीक है, आप इसमें जो है ना, आप एक काम करें, आप इसमें एक नई ताज़ा रूह फूंक दें, ताकि ये एक दफ़ा फिर से जो है ना इसमें एक वो जज्बा आ जाए कि ये चल सके। ये बात आप उसकी पिंकू की मम्मी समझ लें। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी शुक्रिया नहीं कहते आपको, एक मैं थोड़ा सी बात करना चाह रही थी टॉपिक पे। अच्छा, अभी बात तो खैर हमारी हुई नहीं। रिलेशनशिप के बारे में जो बात थी ना जी, वो आप कर रहे थे। देखिए मैं ये कह रही थी कि पहले तो इंसान को अपने साथ अपना रिलेशनशिप बेहतर करना चाहिए, अपने आप को अब इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा ये कि जैसे आप कह रहे थे ना कि जिंदगी में बात दफा ऐसा होता है कि हम दूसरों के क्रिटिसिज्म से इतने ज्यादा हमारा दिल खराब होता है कि हम आगे काम कर नहीं सकते, इतना दिल खराब हो जाता है। लोग जो है वो 5 किलो हलवा खाने के बाद बेचारे जो ना उनको उबकाइयाँ आने लग जाती। वो तो फिर आनी है ना एजाज भाई, वो फिर ना खाए ना 5 किलो हलवा। ठीक है, तो बहरहाल ये कि देखिए उसमें फिर ये कि इंसान को, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ढीठ होना चाहिए। मतलब आप हर बंदे की बात अपने दिल पे मत लगाओ। ठीक है, जो हमारे बहुत ही करीबी लोग हैं, अगर वो हमें कुछ कहें तो थोड़ी देर के लिए हमारा हर्ट होना बनता है, लेकिन आप रोड पे जा रहे हैं, किसी बंदे के साथ आपका पंगा हुआ है, तो आप वहाँ हर्ट होके बैठ जाओ, ये गलत बात है। उसका मुंह तोड़ देना चाहिए। बस में हो तो तोड़ दे, मैं तो नहीं मना करती। तो नहीं, वैसे क्या करना चाहिए आइडियली, अगर आप जा रहे हैं और एक शख्स जो है वो रोड पे आपको मतलब हॉर्न दे रहा है, हॉन्क कर रहा है, और जो है डिपर्स दे रहा है और रास्ता नहीं दे रहा, तो क्या करना चाहिए? देखिए एजाज भाई, पहली तो बात ये कि मैं देखूंगी वो गाड़ी कौन सी है। अगर तो कोई एम्बुलेंस है जिसको कोई इमरजेंसी है, तो मैं अपनी गाड़ी आराम से साइड पे करके उसको रास्ता दे। कैसे पाकिस्तानी हैं आप? ये तो हमारा काम ही नहीं है। हम पाकिस्तानियों का तो काम ये है कि अगर एम्बुलेंस है तो उसके सामने से गाड़ी हटानी नहीं है। एजाज भाई मैं प्योर पाकिस्तानी हूँ अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और अगर वो एम्बुलेंस आगे चली गई है ना, तो पता है क्या करना है? उसके पीछे लग जाना। उसके पीछे लग जाना है, ताकि मैं भी जल्दी से निकल जाऊँ। मैं यही करती हूँ अक्सर। I know, we are all Pakistanis, we know our psyche. बिल्कुल, तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, और अगर आपको लगे कि कोई बंदा बदतमीजी कर रहा है या आपको गलत साइड से ओवरटेक कर रहा है, तो कोशिश करेंगे उसको थोड़ा बहुत एहसास तो जरूर दिलाएं। वैसे है ना, एक डॉगी था, मैं सुबह जब आता था ना, वॉक के लिए जाता था, मैं वॉक पे जाता था, 45 मिनट्स की वॉक करनी होती थी, सुबह 6 बजे जाना होता था, 6:45 बजे मुझे वापस आना होता था। तो एक डॉगी था, ये क्या करता था कि वो दीवार गेट के नीचे से ना यूं झांक झांक के भाव 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 कर रहा होता था। तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार ये किस किस्म का। मैं भी रुक गया वहीं पे, मैं भी उसके सामने खड़ा हो गया, मैंने भी उसके आगे भाव भाव भाव। वहाँ से लोग गुजर रहे थे तो हैरान हो गए, कहते हैं डॉक्टर साहब तानू की। मैं कि यार ये रोजाना मैनू वेख के भौंकदा है, तो आज मैं छड़ना नहीं एनू, ये है गेट के अंदर, तो मैं आज एनू नहीं छड़ना। उन्होंने मुझे कहा डॉक्टर साहब आप क्यों, ये तो कुत्ता है, ये तो उसका काम है भौंकना, आप अपने काम पे जा रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। तो ऐसे ही मुझे ये ख्याल आ गया। बिल्कुल ठीक है, ये बात है। और मैं एक रिलेशनशिप्स के बारे में आखिरी बात करके मैं फिर डिसअपीयर होती हूँ, किसी और को भी मौका देती हूँ। जी जी, है आपके पास लाइनअप लोग हैं क्या? लाइनअप लोगों में से एक ने तो मुझे अभी एक्सक्यूज किया है कि मैं, उनकी अम्मी आ रही हैं तो वो अपनी अम्मी के साथ बिजी हैं, डॉक्टर शहनाज सिद्दीकी। अच्छा अच्छा, वो डर के मारे उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि बाद में कोई मसला ना हो। ये आपका नंबर तो हमारा पता है ना, 0300 842 3942, जिस पे आज हम कॉल्स ले रहे हैं। उनको मैं नया नंबर बाकियों को सेंड
हाँ, या आप इसी में जो कमेंट्स हैं उनमें लिख सकती हैं। मैं भी कर देती हूँ। और एजाज भाई बात ये कि देखिए रिलेशनशिप्स जो हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से हम अपनी जिंदगी में हमेशा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी रिलेशनशिप के बगैर दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। ये हमारे सहारे होते हैं। मैन इज अ सोशल एनिमल इसीलिए कहा जाता है। बट व्हाई इज मैन एन एनिमल? What about women? Are women also animals? एनिमल का मतलब यहाँ पे है जानवर। जानवर का मतलब है हर वो चीज जिसके अंदर जान है। जानदार कहिए ना, फिर जानवर तो ना कहिए ना। जानवर और जानदार मतलब एक होता है जानदार और एक होता है जानवर, तो ये दोनों में फर्क होता है। जानवर और जानदार में क्या फर्क है? जानदार का मतलब होता है जिसमें जान हो, और जानवर वो होता है जिसको एनिमल कहते हैं। एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, एंड इफ अ मैन इज अ सोशल एनिमल देन वुमेन आर आल्सो सोशल एनिमल। एंड हाउ कैन वुमेन बी सोशल एनिमल? वुमेन आर नॉट एनिमल्स, दे आर ह्यूमंस। बिल्कुल, ये तो बात आपने 100% ठीक की। एंड सो आर मैन। मैन आर जानदार। जानदार। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी शाम और भी खूबसूरत होगी। और आप ये जो हमारा नंबर है इसको कमेंट्स में शामिल कर दीजिए। मैं बिल्कुल अभी करती हूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये ज़रा फ़ोन पकड़ लीजिए और फिर जब कोई फ़ोन आए, क्योंकि इसका मुझे ऑपरेशन समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से जो हमारा फ़ोन पे जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ज़रा उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं और एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कमेंट्स जो हैं क्या हैं। 6:08 हो रहे हैं हमारे पास, और जो ही फ़ोन आया यार मुझे बता दीजिएगा। और यहाँ पे सहर शमीम कहती हैं कि मीत का मतलब होता है मन मीत, जैसे दोस्त, दिल का दोस्त, मीत। अब ये मीट इंग्लिश वाला है, उर्दू वाला है। ख़याल से कहीं पर भी किसी भी जगह पर बेहतर रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हो। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात कर दी। अगर आपके ताल्लुकात इन लोगों के साथ हैं जिनके साथ आप रहते हैं, यानी आप जानते हैं कि इंसानों के साथ निबाह करना इतना मुश्किल है, और अगर कोई शख्स किसी जिन के साथ रहता हो तो फिर ऑब्वियसली इट विल बी इवन मोर डिफ़िकल्ट, बिकॉज़ पहले हम जिन थे और अब हम द्यो हैं, यानी कि जिनों के भी प्यो हैं। ऐसी बात है, ये हसान को पसंद आई है बात। और आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स जिनके साथ आप रूम वगैरह शेयर करते हैं, अक्सर बड़ी प्रॉब्लम होती है जिन लोगों के दरो दीवार के ऊपर कोई जिन वगैरह आसेब साया होता है, उनके साथ रूम शेयर करना मुश्किल हो जाता है। रिजवान को भी यही मसला है, बता रहे थे मुझे। और तो फिर आप बाहर के लोगों के साथ भी अच्छे से चल सकते हैं। अच्छा सर शमीम, ये जो आपने बात कही है बहुत अहम है। इस बात से हट के एक बात आपने ये कही है कि अगर आप पुरसकून हैं, कि आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हैं, तो आपके ताल्लुकात लोगों से बेहतर हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसको अगर हम उलट कर लिया जाए, यानी कि अगर हम लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो क्या हमारा अपना जहन जो है वो पुरसकून होगा। और जब हम लोगों के साथ मुँह मारी करेंगे, उनके ऊपर तनकीद करेंगे, तो वो वाली बात नहीं जो मैं अक्सर कहता है कि जो बकरी ने मारा है बकरे को सींग, तो बकरा भी मारेगा बकरी को सींग। तो अगर हम लोगों के साथ जो है वो उनको सींग मारेंगे, उनको तंग करेंगे, तो फिर तो ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जाएंगे। जब आप बात करते हैं पुरसकून होने की, तो आप ये भी मुझे बताइए सहर शमीम और हमारे बाकी देखने वाले, कि इंसान को पुरसकून होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है पुरसकून होने के लिए। और यहाँ पे फ़ोन नंबर एक दफ़ा फिर से मैं दोहरा दूँ, वहाँ पे भी चल रहा है 0300 842 3942। अगर वहाँ पे चल रहा है तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जब भी नींद की कमी होती है तो मूड और मिजाज में इरिटेबिलिटी आ जाती है। सो इसका मतलब है कि नींद बहुत ज़रूरी है। और फिर हम जो है ज़िंदगी में अगर जल्दी पड़ी हो
किसी भी काम की, जिस तरह रोड के ऊपर आप देखते हैं लोग जो एक दूसरे को ओवरटेक करके आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज़ किसी के पास बहुत ज़्यादा टाइम हो और वो बिल्कुल इजी मोड में और वक्त पे घर से निकला हो और उसने एक जगह पे जो पहुंचने के लिए अपने आप को इनफ टाइम दिया हो, तो उसको दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा टेंशन टिक टिक नहीं होगी कि मुझे जल्दी कहीं पे पहुंचना है। तो उसका जो सुकून का पैमाना है, सब्र का पैमाना है, वो जल्दी लबरेज नहीं होगा, वो छलक नहीं जाएगा। सो दैट पर्सन कैन बी ईजी अबाउट थिंग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ हो सकती है। प्रायोरिटाइजेशन, हम ज़िंदगी में किन चीज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं और अपनी तरजीहात को अगर हम सही तौर पे मुकर्रर कर लें और हमें पता हो कि ज़्यादा अहम क्या है और हम उन चीज़ों में वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करें जिनमें वक्ती तौर पर तो मज़ा आ रहा होता है मगर इन द लॉन्ग रन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है या आउटकम है वो ज़्यादा नहीं होती। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, हम अपनी नींद का ख्याल रखें जिसका हम ख्याल नहीं रखते हैं, तो एक तो इससे मूड पर अच्छे असरात पड़ सकते हैं। और हम अगर स्माइल करें, अपनी स्माइल जो है उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें। शीशे के सामने खड़े होकर आप दो काम करके देखिएगा। एक तो आप ये कीजिएगा, अब तो ये सेल्फ़ी वाला ज़माना भी आ गया है, आप जगह जगह अपनी सेल्फ़ी भी ले सकते हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है लोगों को। कम से कम जो है वो सेल्फियाँ ले लेके अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना है उनको काफ़ी आ गया, कौन सा एंगल अच्छा है, कौन से में ये जो है यूँ करके करना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सीख ली हैं, मैंने नोट किया है लोगों को। तो एक तो आप ये कर सकते हैं, शीशे के सामने भी, आप आईने के सामने भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो आप चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं वो ये है कि आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 2-3 मिनट हंस सकते हैं। ऑनेस्टली कभी आप ट्राई किया आपने हंसने की? आप ख़ास तौर पे आपकी शादी होने वाली है, आप जो है उमैर ज़्यादा से ज़्यादा हंसने की प्रैक्टिस करें। ये माशाल्लाह रिजवान जो हैं जब आपकी उम्र के थे तो बहुत ही हंसमुख हुआ करते थे, अब इनकी जाने हंसी किसने छीन ली है। आपके माशाल्लाह अब तो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और इनको खुश होना चाहिए। रिजवान, जो आप शादी से पहले कैसे हंसते थे वो आपको याद है? कुछ भूल गए हैं। उमैर आपको तो 7 ईयर्स हो गए हैं माशाल्लाह, अब तो आपको रिहाई मिलने वाली है क्योंकि 7 साल से ज़्यादा तो सज़ा होती नहीं है। 7 साल के बाद रिहाई मिलेगी, मगर वो क्या कहते हैं कि अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे, वो आदत हो गई ना कफस में रह रह के, तो अब रिहाई मिलेगी। तो ये नाज़रीन को हम बताना चाहते हैं आवाज़ से ही सही कि उमैर जो है वो इस वक्त अभी गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। तो कैसे हंसते हैं आप? हंस के दिखाएं, हंस सकते हैं? बनावटी हंसी होगी। अच्छा, हसान जो है ये बहुत अच्छा हंसते हैं, हसान ज़रा हंस के दिखाइएगा। ये चीज़, ये भी हंस रहे हैं। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर हम आईने के सामने खड़े होकर रोज़ाना दांत मांजते हैं, दांत मांजते हैं, तो उसी तरह से अगर हम अपने आप को देख के आईने में ये अगर आप प्रैक्टिस करें, हाँ ये हो सकता है कि घर के अगर कमरे के बाहर आपकी अम्मी हैं या कोई बहन भाई हैं या आपकी वाइफ हैं, वो परेशान हो कि हंस क्यों रहे हैं, इन होया कि ये मसला किया। मगर यू मस्ट प्रैक्टिस लाफ्टर थेरेपी एटलीस्ट 3 to 5 मिनट। एक तो उससे ये होगा कि आपकी जो डायफ्राम है, ये जो मसल है, ये स्ट्रॉन्ग होगा, फेफड़े आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। और बल्कि आप उसके बाद एक और भी काम कर सकते हैं कि जब आप अच्छी तरह हंस लें तो ये जानने के लिए कि आपको कितने फेफड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप सांस रोक के गिनती गिनना शुरू करें। वो ज़रा मोबाइल पकड़ें तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि आप कब तक और कितनी देर तक हंस सकते हैं। कॉल ले लिया आपने? लाइए। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सा ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आप लाफ्टर थेरेपी आपने कभी की है? अपनी आवाज़ को बुलंद किया? आपका गला ख़राब है, मगर आज आपने कोशिश करनी है कि ख़राब गले, ख़राब मौसम और ख़राब हालात के बावजूद आपने ऊंचा बोलना है और जम के बोलना है। आपका नाम क्या है? मुझे यहाँ तक आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो आगे कैसे चलेगा? क्या बताया आपने? प्रिंसेस आयत बात कर रही हैं। प्रिंसेस आयत जो हैं वो मेरे रेडियो प्रोग्राम में बहुत हिस्सा लेती हैं, मगर बात आपसे आज हो रही है
क्योंकि उस प्रोग्राम में कॉल नहीं होती। प्रिंसेस आयत हो ना हो यार, इसकी आवाज़ ज़रा ऊंचा करें अगर हो सकती है। प्रिंसेस आयत मैं आवाज़ आपकी ऊंची कराता हूँ क्योंकि आपकी तरफ से तो आवाज़ ऊंची हो नहीं रही, तो मैंने कहा कि यहाँ से अगर वॉल्यूम, ये रिजवान भाई को दीजिए, उन्हीं का मोबाइल है। ये सन 1902 में इन्होंने मोबाइल हासिल किया था और आज कायदे आज़म से जो है लिया था इन्होंने। जी प्रिंसेस आयत बताइए, अब बात कीजिए आप। मैं तकरीबन ठीक हूँ, आप मुझे देख सकती हैं। अगर आप इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं तो आप देख भी सकती हैं। आपको क्या लगता है कि हालात ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ रिश्तों की बात हो रही थी अभी। हर रिश्ता, जब हम एक रिश्ते को वैल्यू देते हैं, एक जैसा इकरार देते हैं, अगर किसी रिश्ते को हम अप एंड डाउन पे नहीं रखते, एक रिश्ते को ऊपर ले जाते हैं, उसको आसमान पे सवार कर देते हैं, एक को इतना लो ले जाते हैं कि उससे मिलना जुलना हर तरह का खत्म हो जाता है, तब हमारे रिश्ते ना सिर्फ कमजोर होते हैं बल्कि टूट जाते हैं। ये एग्जाम्पल हम अपने बहन भाइयों में भी देखते हैं। एक बहन या भाई के साथ इतना मोहब्बत का रिश्ता होता है, दूसरे के साथ वही जो होता है इतना कम होता है कि देखने वाले को लगता है कि ये इनके मतलब बहन भाई हैं ही नहीं। मैं ये पूछना चाहूँगा प्रिंसेस आयत, ये तो आपने बताया कि ऐसा होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ आपके बहन भाइयों में भी अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, भला वो क्या एक फैक्टर क्या होता है जिसकी वजह से उनके साथ ताल्लुक अच्छा होता है? उनका सबके साथ जो वो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करते, ये कि वो आपके बहन भाई हैं ना माशाल्लाह। अच्छा, जिस बहन भाई के साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, उसकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ बहुत अच्छा है। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरी माशाल्लाह 8 बहनें हैं और एक भाई है। ठीक है। और मेरे लिए वो जो सबसे छोटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक कर रही है, वो भी मेरे लिए वो ही है जो बाकी सारे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद से जिक्र किया था कि किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ कम होता है, मगर फिर आपने बताया कि आपके लिए सभी एक जैसे हैं। लेकिन सर ये मैं अपनी बात नहीं कह रही, जब हम वैल्यू देते ही नहीं है, ऐसा देखते हैं, रिश्ते उसी वक्त कमजोर पड़ते हैं, उसी वक्त मजबूत होते हैं जब हमारे पास कंपैरिजन उसका नहीं होता। हम अगर एक चीज का बहुत कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, एक बच्चा तो इतना हाई है, नहीं दूसरे को भी उतना होना चाहिए। जब वो दोनों की इसी चीज में सोचते हैं तो वो बच्चा जो होता है वो मेंटली पीछे चला जाता है। एज अ टीचर मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही देखा है कि अगर मैं चाहूँ कि जो सबसे लास्ट में बच्चा है उसको वैल्यू नहीं दी जाती, या जो पहला बच्चा है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है, उसके कंपैरिजन किया जाता है, नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ता। अच्छा आयत, मुझे प्रिंस आयत नाम बताया ना आपने? प्रिंसेस आयत। आयत मेरा नेम है। हाँ आयत ये बताइएगा कि छोड़िए आप ना, हम बहन भाइयों की बात कर रहे हैं, हम वैसे आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन जानना चाहते हैं कि वो क्या एक कैरेक्टर ट्रेट है जो आप बताना चाहेंगी कि अगर कोई बच्चा, कोई शख्स किसी के साथ करीब होना चाहे, उससे रिस्पेक्ट लेना चाहे, तो वो क्या एक कैरेक्टर ट्रेट होगी जो वो शो करे जिससे वो दूसरों से ज़्यादा करीब हो सकता है, रिस्पेक्ट ले सकता है? ये एक फॉर्मूला है, अगर आप किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो पहला स्टेप है उसको रिस्पेक्ट दें। ज़बरदस्त हो गया। देंगे उससे आपकी मोहब्बत, एप्रिसिएशन सारा कुछ खुद ब खुद ही बढ़ जाएगा। वेरी नाइस। और हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबसे पहले ही जगह स्टेप लीजिए। ठीक हो गया प्रिंसेस आयत, थैंक यू वेरी मच आपके कॉल करने का। और जी तो चाह रहा था कि आपसे और भी बात करूं, मगर वो इतनी आवाज़ आपकी कम आ रही है कि जो है ना, अब मुझे वो मज़ीद कानों पे बोझ डालना पड़ रहा है, और मुझे ये भी लग रहा है कि लोगों तक भी आपकी आवाज़ जा रही है या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। आइंदा भी कॉल कीजिएगा, गो के नंबर बदल जाएगा। जज़ाकल्लाह। ये लीजिए जनाब, ये एक दफ़ा फिर से ले लीजिए।
अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कि रिस्पेक्ट जो है दूसरों की करना और अपनी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि जब किसी को हम कुछ उंडेल के देना चाहते हैं, चाय डाल के देना चाहते हैं, कोई हम जो है किसी के पैमाने में जाम में कोई चीज़ डालना चाहते हैं, अगर एक चीज़ हमारे अपने पास होगी, इज़्ज़त नफ्स होगी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होगी, और वो तभी होगी जब हम दूसरों में जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बांटते हैं तो हमारे अंदर वो उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। और कई दफ़ा ये सवाल होता है कि यार मैं तो लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ मगर वो मुझे जवाबन वो नहीं देते जो मैं डिज़र्व करता हूँ। मगर जब आप इंटाइटल फील करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि रिस्पेक्ट जो है इट इज़ नेवर डिमांडेड, रिस्पेक्ट कहीं मांगने से नहीं मिलती। रिस्पेक्ट जो है वो आपका एक स्वभाव, एक तरीक़ा कार, एक ज़िंदगी का तरीका होता है जिससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। एक और बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता तो हो सकता है कि उनके पास वो चीज़ की कमी हो, या तो उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आप अपने सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि कहीं पे आप में कोई ऐसी कमी है जिसको आप संवार दें, बेहतर कर लें। जैसे आपने देखा होगा लोग जो है वो ख़त बनाते हैं, मर्द जो है तो वो दाढ़ी के मुख्तलिफ स्टाइल बनाते हैं, उन पर क्या ज़्यादा सूट करता है, कोई यहाँ पे रख लेता है, कोई गोटी रख लेता है, कभी जो है कोई यहीं से ऐसे कट लगवा लेता है, कुछ है तो हेयर स्टाइल्स भी मुख्तलिफ। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट कि आप में जो रिस्पेक्टेबल होने का क्या क्या तरीके आप अपना सकते हैं। और रिलेशनशिप्स में आप ये ख्याल रखिएगा कि अमूमी तौर पे जो आप दूसरों को देते हैं वही आपको वापस भी मिलता है। और यहाँ पे सहर शमीम जो है, क्या एक और कॉल आ गई है, ले लीजिए कॉल। तो सहर शमीम, आपसे जो बात हो रही थी पुरसकून रहने के कुछ तरीके मैं आपको बता रहा था। और एक बात जो मैं आपको ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा सहर शमीम, वो ये है कि जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं और हम अपनी ज़ात को पसे पुश्त डाल के उनके लिए कुछ करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर कदूरत और सख्ती आ जाती है। इसलिए अपने आप को वॉश अवे करने के लिए अपने आप को टाइम ज़रूर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? साइमा नफीस, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मौजू जो है वो ताल्लुकात की बात हो रही थी और आप तो माशाल्लाह ताल्लुकात संवारने की चैंपियन हैं। थैंक यू सो मच। आप ऐसा समझते हैं? नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता, मैंने तो सवाल किया है। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, टॉपिक भी बहुत जबरदस्त है और मेन चीज ही ये है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे एक दूसरे के साथ। सबसे पहले अपने घर वालों के साथ, फिर मोहल्ले वालों के साथ, फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ, जी रिलेटिव्स के साथ, तो जिंदगी बड़ी अच्छी है, पुरसुकून और खुशगवार गुजरेगी। ऐसा होता है अगर लोगों के साथ ताल्लुक जो है अच्छे हो, ताल्लुकात, तो जिंदगी पे कुछ अच्छे असरात मुरतब होते हैं। हाँ जी, बहुत। हेलो लो जी, इनकी भी कॉल कट गई। ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कॉल जो है कट गई। और ये सहर शमीम की बात जो है मुकम्मल हम करने की कोशिश करते हैं और मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो भी शायद इख्तिताम की तरफ जा रहा है। और फ्रेंड्स जिनके साथ आप रूम वगैरह शेयर करते हैं, अच्छा एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ हम घर में रहते हैं या करीब रहते हैं, हमें ये देखना होता है कि हम अपनी कंफर्ट का जब ख्याल करते हैं तो उनकी भी कंफर्ट का ख्याल करें, क्योंकि ये बाहमी दो तरफ़ा है। जब हम सिर्फ अपनी कंफर्ट का ख्याल करते हैं, दूसरों का ख्याल नहीं करते, तो उससे भी फासले बढ़ जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही हैं? डॉक्टर शहनाज, आप तो कहीं कोई मेहमान आ रहे थे, कोई लोग आ रहे थे, हमने तो वो तकरीबन उम्मीद ही उतार दी थी। मैं तो बड़ा गमगीन हो गया, मैंने कहा आज भी डॉक्टर शहनाज फ़ोन नहीं करेंगी। नहीं, बिल्कुल कैसे हो सकता है कि ना करे और मैं फ़ोन ना करूं। शरीफ हुई भाजी बहुत सख्त है। हाँ है तो बहुत सख्त, उनका तो एकदम हथौड़े की तरह का हाथ है उनका। बस नहीं, वो मेरे पे थोड़े तक कभी आए नहीं। वो तो बिल्कुल अगर फोन का थोड़ा भी बनता है तो मैं वहीं से अपना आप को लब कर लेती हूँ, उतनी नौबत नहीं आती है। थोड़े वाला काम मैंने कर सीखा। शी इज द बेस्ट परफेक्ट सोल। और आप कह लें, आप मेरे से शायद बेहतर जानते हो, जैसे इधर एज फार एज यू आर कंसर्न थोड़ा सा एनवी का फैक्टर है। मैं यहाँ ना ही बोलूँ तो सौगा बना मेरी पढ़ाई हो जाएगी। एनवी का फैक्टर है? एनवी क्या चीज होती है? एनवी की चीज होती है जेलसी की, जो अच्छी वाली बहनों से एनवी कहते हैं।
हाँ। जो अकबरी और अफखरी में गंदी वाली होती है, जेलसी होती है, अच्छी वाली। अच्छा, एक तो होती है जलन, जैसे जेलसी हो गई, और जैसे कि किसी के साथ जो है वो रकाबत का जज्बा, ऐसा? हाँ लेकिन वो देखे ना, आपका कोई इतना अजीज हो और आपको लगे कि उसका फोकस मजीद के और ज्यादा है, तो आखिर एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान है कहीं ना कहीं। रश्क कहते हैं इसको? नहीं, रश्क नहीं कहते, रश्क तो हम करते, लेकिन हम जरूर करते ऐसे। अच्छा, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में नहीं कहते? अच्छा, नहीं, रश्क वाला जो है ना, आई डोंट नो इट एज रश्क, लेकिन स्टिल ये है, वो आपको भी इसका अंदाजा होता ही होगा मेरे कहीं ना कहीं कमेंट से। और भाई, कैसे आपकी बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है और बहुत ही है। नहीं, आप मुझे बताइए कि ताल्लुकात जो है जोड़ने वालों में से हैं आप या तोड़ने वालों में से हैं, या आप मुझे अपने जो है, जो आपने ऑब्जर्वेशन ज़िंदगी को आपने देखा है, लोगों को देखा है, आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों की आप मौलिज हैं, बच्चों के वालिदैन से आप मिलती हैं, बच्चों से मिलती हैं, उनका इलाज करती हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो ताल्लुकात हैं आजकल, इनमें कोई दरारें पड़ रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के साथ पेरेंटल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, इनको कैसे अच्छा बनाएं हम? भाई, पेरेंटिंग तो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो भी आप बेसिक रिलेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है ना, जो आप इसको किसी हद तक नहीं, काफी हद तक आप अगर अपने रिलीजन के बैकग्राउंड में रखकर देखें ना, जो चीजें हमारे मजहब में और आप सल्लम की सुन्नत में है ना, वही जिस्ट है। रिलेशंस में ना जो एक होता है ना गिव एंड टेक, उसमें से अगर हम टेक निकाल दें, मुश्किल है, आसान है, हम इससे रिश्ते तो है नहीं कि हम टेक का एलिमेंट निकाल दें, लेकिन जब आप कुछ भी करते हैं ना भाई, आप एक स्टेप भी लेते, एक जेस्चर करते, आपकी नियत और आपका ये सोचना कि आप दूसरे की हेल्प करने लगे और उसका रिटर्न आप अगर थोड़ा सा नलिफाई कर दें ना अपने माइंड में, तो फिर रिलेशन और चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। और वो कहते हैं ना, अमाल का दौरान मदान नियतों पे, और जब आपकी नियत ठीक होगी ना, हो ही नहीं सकता कि अगला किसी भी किस्म का शख्स है ना, किसी भी किस्म का शख्स है कि उस पर आपके अच्छे अमल का असर ना हो। तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर, जैसे आप थोड़ी देर पहले पेरेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं समाउ शायद इससे एग्री नहीं। ये यार कॉल कट क्यों जाती है बात करते करते? नहीं, कॉल जब आती है तो दूसरी पहली कॉल को काट देती है। हाँ, ये तो बड़ा मसला है। हेलो, अच्छा, मैं डॉक्टर शहनाज आपकी ही बात से एक बात पूछना चाहूँगा। इसका मतलब है कि जिन लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उसमें कुछ कसूर हमारा भी होता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है कि हम ही तो परफेक्ट नहीं है ना, हम ही तो मतलब वो नहीं है। वो कह रहे ना कि मैं कल परसों पढ़ रही थी कि जब आप ये सोचना छोड़ देंगे कि अगला गलत है और इसके बजाय ये सोचना शुरू कर देंगे कि उसका ये बात सोचने का अंदाज अलग है। बात ये कि वो तो हमारे कुछ ना जो ईगो कह लें या उस तरह की सी चीजें होती है, मतलब हम परफेक्ट तो नहीं है ना, हमारे में भी डेफिनेटली हमेशा एवर जिसे कहते हैं आप ग्रोइंग या एवर जो आपकी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उस इंसान में कभी भी खत्म नहीं होती जी। आप जरूर देखें कि एक ऐसा इंसान जो हमारी एज है ना भाई, अभी यंगस्टर्स की आप बात नहीं कर सकते कि हम इस मैच्योरिटी लेवल पे देखते हैं कि अगर कोई हमारी चीज किसी को नापसंद आ रही है या अगला हमसे वैसे जनरली उसकी रेपो है कि वो बहुत अच्छा है और हमारे से उसे कोई इशू आ रहा है, तो डेफिनेटली इट्स द पॉइंट कि हमें वी हैव टू और वी शुड बी लुकिंग इनटू आवर इनर सेल्फ एज वेल कि कहीं हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो है ना रिलेशन है भाई, आपने अपने आप को ठीक फिर तो नहीं कट गई कॉल। ये अपना रिजवान भाई फ़ोन जो है ना, ये भी वैसे फारिग है, यानी ये हर थोड़ी देर बाद जो है कट जाता है। कैच तो मैं करा दूंगा, मगर अभी फिर से कॉल ले लूँ मैं जी। ये फिर कट गया था मेरा ख्याल है। ये मुझे लग रहा है कि फ़ोन आज आपको पता है ना, हमें नंबर भी चेंज करना पड़ा और फ़ोन भी, वो फ़ोन आ गया हमारे पास टॉप अप होके कि नहीं? अच्छा, अभी नहीं आया जी। बात कीजिए डॉक्टर शहनाज। जो भी चीज है ना, रिलेशन ताल्लुक
वो आपसे फ्रेंडशिप है, चाहे रिलेशन, ब्लड रिलेशन है, सबसे पहले ना अपना मुहासबा और अपनी करेक्शन और अपनी आदत और अपने आप को सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जजमेंट से कि कोई कहता है या हमने ऐसा किया तो उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सबसे पहले अपना मुहासबा। और एक और चीज मैंने आपसे पूछनी थी, आपके तलफ़्फ़ुज़ अंदाज बहुत अच्छा था। ये वर्ड कदूरत होता है या कदूरत होता है? कदूरत। हाँ, कदूरत। कदूरत जैसे कद्दू नहीं होता, कद्दू। कभी पकाया आपने? नहीं, पकाया नहीं है, खाया है, वो भी कहीं बहुत बेदारी से। बहुत नहीं, कद्दू बड़ी काम की चीज़ है, वो ज़रूर पकाया भी करें और खाया भी करें, इससे दिल की कदूरत जाती रहती है। अच्छा। हाँ। और ये बात नहीं मैं कह रहा कि आपके दिल में कदूरत है। हम इंसान जो है ना, हमारे सबके जज्बात मिलते जुलते होते हैं। मिस डॉक्टर शहनाज के तीसरी दफ़ा फ़ोन कटा, बेचारी बार बार कॉल कर रही हैं। ये लीजिए जनाब, आज काफ़ी जितना हम चाह रहे थे कि बात तफसील से हो जाए उतने ही। डॉक्टर शहनाज आप ही ने कॉल किया आज? तो मुझे आप डॉक्टर शहनाज बात कर रही हैं ना? एक चीज़ मुझे पता चल गई है कि आप में परसिस्टेंस बहुत है माशाल्लाह। यानी ये मुझे अभी अभी पता चल गई है बात कि एक तो आपका मूड बहुत स्टेबल है और एक आप में परसिस्टेंस बहुत है, और जिनसे आप प्यार करती हैं जैसे फरीफ हुई, उनके कहने को आप बहुत इज्जत देती हैं, और यही वजह है कि आपके रिलेशन उनसे इतना अच्छा है। जी भाई, और रिलेशन में एक और चीज भी है कि हम क्वालिटी को देखें, क्वांटिटी को ना देखें। भाई एट द एंड ऑफ द डे ना, आप जिंदगी इतनी फास्ट होंगे कि अगर आप अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द वालिदैन, बहन भाई, इन लॉज, सबके लिए, मेल फीमेल के लिए, फ्रेंड्स के अलावा आपके पास बहुत थोड़ा वक्त होता है, तो बेहतर है कि आप वो वक्त उन लोगों को दें जो डिजर्व करते हैं। अब जस्ट टू बी पॉपुलर में दो दोस्त इधर बना लो, दो उधर बना लो, आपके पास एक ही नायाब शख्स फरीद हुई जैसा हो तो वो बहुत सारों पे, और ये सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, बस बहुत सारी मुख्तलिफ मौकों पे अब हम दोनों की तो लाइफ इतनी अनठी गुजर। I've lost her again. That was a terrible phone that we had today, and thank you very much कि आप लोगों ने आज जो है बावजूद इन तमाम तर मुश्किलात के आप हमारे साथ रहे और हिस्सा भी लेते रहे प्रोग्राम में। तो उम्मीद करते हैं कि अगली मर्तबा ये जो टीदिंग ट्रबल्स थी और ये जितनी भी परेशानियां थी उनको हम हल करके आएंगे और आपके साथ जो है ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरेगा। प्रोग्राम तकरीबन रैप अप करने का वक्त आ चुका, और मैं जो चंद बातें आप लोगों के सामने करना चाहूँगा, ये जो ताल्लुकात की मैं बात कर रहा था, इसमें हम अपने साथ ताल्लुक़ जो है उसको भी समझें, अपनी सेल्फ़ वर्थ को पहचानें, और जो वक्त जो है कुल जो हमारे पास 24 घंटे हैं और जो ज़िंदगी की जितनी भी सांसें हमारे पास हैं, जिनका हम पहले से बता नहीं सकते मगर ये अनमोल हैं, ये नायाब हैं, इसमें हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम पहले से ज़्यादा वर्दी हो जाएं। इसमें तालीम की जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी, सिर्फ जो स्कूल्स हम जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, एकेडमिक्स अपनी को बेहतर बनाते हैं, ये काफ़ी नहीं है। लाइफ इट्सेल्फ इज़ ए वेरी गुड टीचर। ज़िंदगी जो है बज़ात ख़ुद एक बहुत अच्छी उस्ताद है और हमें सिखाती है, उन लोगों को सिखाती है जो सीखना चाहते हैं। मगर कई मरतबा जैसे अच्छे से अच्छा फलदार दरख्त भी हो, उसको जो है वीड्स से बचाने के लिए, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए एक माली की ज़रूरत होती है। इस तरह हमें भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हमें सही रास्ते पर गामज़न कर सकते हैं, प्यार से, मोहब्बत से और चाहत से। और इसके अलावा जो हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स में अपनी ज़ात से लेकर अपने घर में अपनी वालिद, वालिदा, अपने बहन भाई, जो भी रिलेशनशिप्स हैं, बच्चे हैं, इफ़ वी आर टेकिंग अ स्टॉक ऑफ थिंग्स, कई दफ़ा हम कहते हैं कि बस देते चले जाओ, तो ये हम अपनी निगेशन कर रहे होते हैं। हमें दूसरों को उस तरह से ट्रेन करना चाहिए जैसे हम अपने साथ अच्छा सलूक करते हैं। बिल्कुल जो है अपनी ज़ात की नफ़ी कर देना और दूसरों के साथ वहाँ तक चले जाना जहाँ पे इंसान के अपने अंदर कुछ भी ना बचे, वो भी तरीक़ाकार ठीक नहीं होगा। और जहाँ पे भी
हम ज़िंदगी में जहाँ पे वर्क प्लेस हो या जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, मार्केट प्लेस हो, हमें एक बैलेंस रखना चाहिए। और बैलेंस ये है कि हम दूसरों को भी जिस तरह से देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर होता है, इस तरह से हम जो दूसरों के लिए करते हैं वो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। उन्हीं लोगों को बिज़नेस में भी पसंद किया जाता है जिनके साथ जब आप तोल के बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। सो रिलेशनशिप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट देन देयर कम्स अ टाइम जहाँ पे आपको ये फ़ैसला करना होता है कि अब इस रिलेशनशिप में पैरासाइट वाला चक्कर तो नहीं आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि ये जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता कंगाल कर रहा है, हमारा खून चूस रहा है, हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जो है वो खाली होते जा रहे हैं। सो वी हैव टू कीप दैट फाइन बैलेंस। मगर इस बैलेंस में सबसे ज़्यादा काम आपको अपने ऊपर करना है, अपने आप को खूब करना है। जैसे फरीफुई बात कर रही थी प्रोग्राम के आगाज़ में कि अपने आप को पॉलिश करके शाइन करें ताकि आप जो है यू कैन be like a glittering star, and then you can be like a moon, and then you can be like a sun। तो दूसरों के जो है राहों में भी रास्तों में भी रोशनी कर सकता है। सो ये हम आज कुछ बात करना चाहते थे ताल्लुकात के बारे में। आई होप कि मुख्तलिफ जो हमें कॉल्स आई और जो प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेशन की उसमें आपने कुछ चीज़ें पॉइंट ज़रूर नोट किए होंगे और वो आपकी ज़िंदगी में भी बेहतर रोल प्ले करेंगे, बेहतर आपके लिए ज़िंदगी में इंशाल्लाह दे कैन बी योर स्टेपिंग स्टोन्स। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंडे को हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी होंगी और ये जो आज हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, होपफुली ये नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। आपकी अल्लाह करे शाम बहुत अच्छी हो, आपका हफ़्ता बहुत अच्छा हो और आपका वक्त इस दुनिया में बहुत अच्छा गुजरे और आइंदा आने वाली दुनिया के लिए भी आप वो बेहतरीन काम कर सकें जिसमें ये सफ़र जिसका आगाज़ हमने किया है, ये लामितना ही सफ़र जो है ये बेहतरीन गुजरे। विद ऑल दैट प्रेयर्स इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।